guys and welcome back to my channel SIRF IS। दोस्तों मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की किताब जो है उसका 2023 का एडिशन 2023 का एकदम लेटेस्ट दिस ईयर एडिशन शुरू करने जा रही हूँ और ये एथिक्स GS 4 में आपको काम आएगा। कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट आपको करके दे दूं। शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर बड़ा होने के कारण इसे हम कुछ पार्ट्स में कवर कर रहे हैं साथियों, तो ये पार्ट 1 आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ केस स्टडी पेपर्स। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले या कोई भी केस स्टडी क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा आपको चीज़ों के बारे में बता दूं। देखिए, जब हम GS पेपर 4 करते हैं ना, तो उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग इस तरह से लेके चलनी चाहिए कि जैसे कि हम अब स्टूडेंट नहीं हैं, हाँ, अब हम एस्पिरेंट नहीं हैं, बल्कि हम ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं। तो अपने अंदर ये भावना रख के इस पेपर को आपको करना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए, आपको समझ होनी चाहिए, थ्योरी की भी समझ होनी चाहिए, प्लस अप्लाइड एथिक्स की भी होनी चाहिए, जिसके कॉन्सेप्ट, जिनकी चीज़ों को मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, तो हम करंट इश्यूज़ को भी लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी पैलेस्टीन इज़राइल वाला या रशिया यूक्रेन वाला जो भी चीज़ें कन्फ्लिक्ट चल रही थी वर्ल्ड लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एथिकल कंसर्न्स उसमें से भी कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इसको भी कवर किया जाना चाहिए। तो हर चीज़ एक ओवरव्यू, एक होलिस्टिक चीज़ को आपको लेके चलना है। देखिए, मतलब ओवरऑल और एक होलिस्टिक व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसको जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन A में और सेक्शन B में। तो यहाँ पे समझिए कि इस जो किताब के अंदर 2022 के पेपर का रेफरेंस लेके काफ़ी कुछ समझाया गया है ना, कि कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसी क्या है, कैसी क्या नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कई सारे केस स्टडीज़ को करेंगे और कई सारे केस स्टडीज़ को करने के बाद आपको समझ आने लग जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स समझ के, कि एक्चुअली में हमें केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली केस स्टडी से, जहाँ पे बात क्या है, कहते हैं कि क्या हमें मेरिटोरियस अनएथिकल पर्सन को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रिक्रूट करना चाहिए या नहीं। अब बात क्या आती है कि एक बंदा है, वो बंदा बिल्कुल गजब है पढ़ाई लिखाई में, सब चीज़ में बहुत बढ़िया है, लेकिन एथिकल बंदा नहीं है वो अच्छा बुरा सही गलत ये नहीं देखता, बस दिमागधारी है, काम बढ़िया कर लेता है। तो ऐसे इंसान को क्या हमको अपने मतलब के लिए रखना चाहिए या नहीं, इस तरीके से आप समझो। यहाँ लिखा है कि वेदर टू रिक्रूट मेरिटोरियस अनएथिकल पर्सन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट और नॉट। ये 2022 का सवाल था। इस केस स्टडी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन में, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी सच्चाई आपकी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी अगर आप कहें तो क्या होगा डिफरेंस, यही ना। इंटीग्रिटी ये स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑनेस्टी कहलाते हैं, समझे ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि चलिए हम बहुत डिटेल में भी नहीं जाते, हम आपको उसे समझाते हैं, ठीक है। लॉयल्टी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब एथिकल डिलेमास देखिए, एथिकल डिलेमा में क्या आता है कि गफलत किस चीज़ की है, कमिटमेंट टू फैमिली वर्सेस ऑनेस्टी, उसके अलावा इंटीग्रिटी, लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी, ये सब आता है एथिकल डिलेमास के अंदर। अभी हम आपको डिटेल से थोड़ा समझाते हैं ये क्या है, क्या प्रीमाइज इसकी समझते हैं, ओवरऑल चीज़ें क्या हैं। देखो, ये जो केस स्टडी है ना, ये है कि एक वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग का बंदा है, वहाँ का VP है कंपनी के अंदर, जिसको यहाँ पे डाटा गया था। क्यों डाटा गया था? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं थी डिसीजन लेने में, टू चूज़ इंटीग्रिटी
एंड ऑनेस्टी और पर्सनल इंटरेस्ट। अभी देखो, सच्चाई को तुम चूज़ करते हो या तुम अपने फ़ायदे को चूज़ करते हो, इन दोनों में भाई डिफरेंस हो गया ना। एक होता है सच्ची राह पे चलना, एक होता है कि हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें, अपना फ़ायदा देखें। तो इसने एक इंटरव्यू करा एक पोस्ट के लिए, और वो पोस्ट किसकी थी? मैनेजर की पोस्ट थी। मैनेजर की पोस्ट के लिए इसने एक इंटरव्यू करा, जहाँ पे इसने इनकाउंटर करा कि जो कैंडिडेट है वो बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में मेरिटोरियस है, बट अनएथिकल है। क्या है? अनएथिकल है। तो भाई ये जो कैंडिडेट है जो आया है जॉब लेने के लिए, उसके पास बढ़िया डॉक्यूमेंट है दूसरी कंपनी के, है ना, और वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर विच वाइस प्रेसिडेंट कंपनी वाज आल्सो ट्राइंग। अब देखो, वहाँ से आया, उसने कहा ठीक बेटा, अब वो समझदार व्यक्ति है, वो आया है और इस कंपनी को जिस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, सपोज करिए कंपनी ए है, इसको जिस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वही पेपर वो दूसरी कंपनी से जहाँ काम करता था वहाँ से लेके आया है। ठीक है ना। और इस कैंडिडेट ने ये कहा कि भैया हम आपको ये डॉक्यूमेंट दे देंगे अगर उसको आप जॉब प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जो मार्केटिंग के थे, इन्होंने एक चॉइस लेनी थी कि भैया अब हम सच्चाई की राह पर चलें, इंटीग्रिटी रहें अपनी। ठीक है ना। और या तो भैया हम ऐसा करें कि जो है ये जो अपनी कैंडिडेट के जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट लेकर आया है, इस लालच में फंस जाएं और ले लें और अपनी कंपनी की सेल को बढ़ा दें। तो अब इस गफलत में फंसा इंसान क्या करेगा, तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी, ये थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या करना है। इस केस स्टडी के अंदर क्या है, देखो आपको ये समझना है कि देखो भैया कैंडिडेट की क्या अच्छाई है क्या नहीं है वो तो एक अलग की चीज़ है, बट सेम टाइम में एथिक्स को भी देख के चलना है। हमें ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सच्चाई की राह पे चलना है। सिलेक्शन प्रोसेस को ऐसा रखना है कि हम किसी भी ऐसे अनएथिकल ऑफर्स के साथ ललचा ना जाएं और उसमें जो है अपने घुटने ना सामने उसके टेक दें, क्योंकि आज आपके साथ ये हो रहा है, कल हो सकता है आपकी कंपनी से किसी और के साथ वो करे अगर सच्चा व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कमिटमेंट टू फैमिली ये बहुत ज़रूरी है, बट इसके अंदर आपका एथिक्स नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा डिसीजन लीजिए जो एथिकल हो, जो सही से एथिक्स के साथ अपने तालमेल बना के चले। तो ये हो गई बात, इस तरह से लेके चलो इस अप्रोच को। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट केस स्टडी कहती है कि भाई withdraw report about illegal migrants to avoid job transfer from big city and jeopardizing office promotion। ये भी 2022 का है। इसका समझिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझिए, मतलब समझिए क्या है। क्या एक रिपोर्ट है इलीगल माइग्रेंट्स को लेके, है ना। उस रिपोर्ट को वापस ले लेना है ताकि आगे जॉब ट्रांसफ़र ना हो जाए। एक बड़ी सिटी में अभी आपकी जॉब है, अब वहाँ से अगर आप ये रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे तो क्या है, जो आपने रिपोर्ट लगाई है अगर आप इसे वापस नहीं लेंगे तो आपका जॉब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरी कोई एरी कैरी जगह पे। और आपको खतरा है आपके प्रमोशन को भी। जियोपार्डाइजिंग मतलब क्या हो गया कि थ्रेटन या इंडेंजर है आपके प्रमोशन को भी। आइए इस केस स्टडी में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ऐसे समझाते हैं। देखो भैया, अंतरात्मा, एक अंतरात्मा बोलती है ना, जब आप कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो आपकी एक अंतरात्मा आपसे कहती है कि भैया तुम कुछ गलत कर रहे हो, होती है कि नहीं। तो जो कंसाइंस है आपकी वो कहती है कि राइट है या रॉन्ग है। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस सबसे बड़ी बात। दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी, फिर आपकी ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सर्विस जिसलिए आपको नौकरी मिली है उसके लिए आप कितने जो है वो डेडिकेटेड हैं, और एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में। ये सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए एथिकल डिलेमा क्या है आपके सामने। गलत ये है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपोजिट प्रोफेशनल ड्यूटी खड़ी है। नेशनल इंटरेस्ट है, उसके अपोजिट अपना खुद का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट खड़ा है। कमिटमेंट है फैमिली को लेके, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पे जो है वो इंटीग्रिटी है। और अपराइटनेस है, हमें सच की राह पे चलना है, सबसे सही चलना है। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है। ये सारे के सारे एथिकल डिलेमास हैं। ये थोड़ा सा प्रीमाइज समझते हैं क्या मामला क्या है। देखिए केस स्टडी जो मैंने आपको बताई ना, ये एक स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर को लेके है, जिससे कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट या तो वापस ले लो, जिस रिपोर्ट में प्रॉपर लिखा हुआ है कि कुछ इलीगल माइग्रेंट्स कैसे ही घुस बैठ के आ गए हैं अंदर बाउंड्री के, बॉर्डर के, और
ये रिपोर्ट अगर वापस ले लोगे तो अपनी ये इतनी जो बढ़िया स्टेट के कैपिटल में जॉब कर रहे हो, इतनी जानी मानी बड़ी सी, ये आप करते रहोगे एंड साथ में प्रमोशन भी पाओगे। तो इसके मन में एक गफलत सी है कि हम क्या करें, अपनी सच्चाई की राह पे चलें, सही की राह पे चलें, ये इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को देखें। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ये है कि भैया बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली है, ट्रीटमेंट है, अपनी माँ का कराना है, उसकी माँ एक कैंसर पेशेंट है, तो क्या करें क्या ना करें, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, ज़रा ये चीज़ समझो भाई। देखो केस स्टडी कहती है ना कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके चलो। अभी हम सारे कॉन्सेप्ट आगे आपको बताएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इनको सॉल्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस हो, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में, पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में, अपनी फैमिली के कमिटमेंट को लेके, ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन आपके जिससे घर चलता है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपकी इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, अपराइटनेस, ये दूसरी तरफ है। तो आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो लाइफ में बाद में आप जो है, आपकी अंतरात्मा आपको जो है धिक्कारे ना, आपको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस नहीं होना चाहिए कि बाद में आदमी को एहसास होता है यार मैंने उस वक्त क्यों ही गलत किया, कितना ही गलत कर दिया। ठीक है, तो ये है बात यहाँ पे जो आपको अप्रोच लेनी चाहिए। तीसरी केस स्टडी है कि नॉट मेकिंग द रिपोर्ट अगेंस्ट माइनिंग माफियाज फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मतलब माइनिंग माफिया हैं, अब देखते हैं ना सैंड माइनिंग वगैरह होती हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं बनाया जा रही है। क्यों नहीं बनाया जा रही है? क्योंकि उनसे जो है वो बढ़िया पैसा आता है, या तो जान का खतरा हो जाएगा या तो भाई कुछ और हो जाएगा। तो अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जो है वो माइनिंग माफिया के खिलाफ इतना बड़ा देश को लॉस करा जा रहा है, लोगों को लॉस किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है। तो इस केस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसमें है जर्नलिस्ट एथिक्स का, अकाउंटेबिलिटी का। यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, एथिक्स जो है आपका का, डिवोशन टू ड्यूटी का, कितना आप जो है डिवोटेड है अपनी ड्यूटी को लेके, और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप को लेके। तो ये समझते हैं थोड़ा इन चीज़ों को लेके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एथिकल डिलेमा इसके अंदर है कि प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं एक तरफ वर्सेस पर्सनल ज़रूरत भी तो हैं, पर्सनल नीड्स हैं दूसरी तरफ। उसके बाद यहाँ पे जर्नलिस्ट एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मीडिया फ्रीडम। ठीक, कि भैया देखो यहाँ पे मीडिया को आज़ादी है सारी बातें सामने रखने की पब्लिक के, राइट टू पब्लिक टू बी इन्फॉर्म, जनता के पास ये हक है कि उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और सच बात पता होनी चाहिए, एक्यूरेट बात पता होनी चाहिए, फेयर इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचनी चाहिए, सच्चाई पहुँचनी चाहिए। तो इसकी प्रीमाइस थोड़ी समझते हैं क्या है। देखिए इस केस स्टडी के अंदर प्रॉपर ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो गफलत में इंसान डिलेमा में पड़ जाता है ना, बिफोर अ जर्नलिस्ट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज़ वर्सेस पर्सनल नीड्स। ठीक है, और ही हैज़ टू चूज़, इनको अब चूज़ करना है कि देखो हमको जनता तक, हम भाई मीडिया वाले हैं मान लो, हाँ मीडिया वाले हैं, हमको जो है वो बातें जनता तक पहुँचानी है, तो हम क्या करें? तो हम अपनी पर्सनल ज़रूरतों को देखें या हम ये सोचें कि हमें मीडिया एथिक्स भी, हमें लोगों तक सच्चाई पहुँचानी है। केस स्टडी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है कि किस तरह से जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनेगी जो दिखाती है कि किस तरीके से जो स्टोन माइनिंग माफिया हैं और जो सरकार के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एकदम तालमेल बढ़िया चल रही है। एक तरफ तो ये है उनको बढ़िया प्रमोशन मिलती है और हाइक मिलती है पे में, और बेटे का बढ़िया, जो उसको बीमार है उसका बेटा, उसका इलाज होता है। तो ये प्रॉपर चीज़ें मेंशन है इसके अंदर, ये किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मीडिया को। क्या अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ा अप्रोच को समझते हैं। देखिए केस स्टडी ये एक ऐसा सवाल है इंटीग्रिटी को लेके मीडिया की, एज द फोर्थ पिलर। अभी आपको पता है ना कि फोर्थ पिलर कहलाता है डेमोक्रेसी का मीडिया। तो मीडिया को तो बिल्कुल भी बिकना नहीं चाहिए। इसके अंदर प्रॉपर चीज़ें हैं कि आप ऐसे एथिकल काम करिए, जर्नलिस्ट हैं अगर आप, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, जनता को हर चीज़ से अवगत कराइए, इन्फॉर्मेशन जो सही हो, जो फेयर हो, उसको लोगों तक पहुंचाइए। साथ में इम्पोर्टेंस दी जाती है प्रिंसिपल को, मीडिया फ्रीडम के, एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मीडिया को बिल्कुल अगर ख़त्म करा जाए। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाएगी मीडिया के अंदर तो उल्टी सीधी खबरें जनता तक पहुंचेंगी, जनता को सच्चाई नहीं पता होगी। कल को वो अपना नेता चुनेंगे तो ख़राब नेता चुनेंगे, उनसे उनको बहुत लॉस होगा फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप ऐसा कुछ काम करो जिससे रिपोर्ट पब्लिक करो वाया अदर न्यूज़ चैनल्स, या रिपोर्ट को सबमिट कर दो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी आपको सही लगता है उनको।
तो ये है पूरी अप्रोच जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो हमारा केस स्टडी है वो कहती है सेलिंग ऑफ रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक मार्केट टू अवॉइड टर्मिनेशन ऑफ जॉब। अब देखिए, अभी इसका मतलब आप समझिए कि जो रिजेक्टेड एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, वो रिजेक्ट कर दिए गए, वहाँ से एक्सपोर्ट करने लायक नहीं माने गए। कि मतलब मान लो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सामान है, एक्सपोर्ट करा जा रहा है, तो पता चला कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसको जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब वो प्रोडक्ट को अपनी जो है लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बेचना, ताकि जॉब जो है वो ना जाए। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। इस केस स्टडी के अंदर पहले कॉन्सेप्ट समझिए कौन कौन से हैं। कॉन्सेप्ट इसके अंदर है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सारे कुछ जो हैं वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आइए थोड़ा एथिकल डिलेमास को इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी, जॉब आपकी बची हुई है, फैमिली से कमिटमेंट वर्सेस उसके ऑपोजिट में क्या है, इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, लॉ इन पब्लिक ड्यूटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है। अंतरात्मा तो आपकी हर जगह बोलेगी। आइए अब थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि क्या आखिरकार इसकी प्रीमाइस है। देखिए, इस केस स्टडी का ये जो केस स्टडी है क्लासिक एग्जाम्पल है जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है बिटवीन प्रोफेशनल एथिक्स एंड कमिटमेंट टू फैमिली। एक तरफ हम लोग अपनी फैमिली को देखते हैं कि ना भैया हम इनको सुख परिवार को अपने प्रदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ होता है कि हमारी जॉब है जिस लिए हमने काम करा था, जिस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा था कि हम यही काम करने बने हैं। तो अगर देखिए यहाँ सीन क्या हो रहा था कि कंसाइनमेंट है गुड्स का, और वो बेकार क्वालिटी का है, जिसे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया ये तो एक्सपोर्ट करने लायक है नहीं, तो इसको यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में बेच देना इतने सामान को, क्योंकि नहीं तो फिर ह्यूज बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए तो अब क्या है कि आप क्या हैं कि जो इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम के आप एक मेंबर हैं, और आपके पास एक बड़ा मुश्किल काम है कि हम क्या करें। टॉप ऑर्डर मैनेजमेंट की जो हमें ऑर्डर दिए गए हैं उसको फॉलो करें, जॉब सिक्योरिटी को जो है बनाए रखें अपनी, है ना, कि भैया कमिटमेंट फुलफिल करना है टूवर्ड्स फैमिली, या फिर हम प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करें एंड जो डिफेक्टिव कंसाइनमेंट है उसे क्लियर ना होने दें डोमेस्टिक मार्केट के लिए, वरना जनता की तबीयत खराब होगी। क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी इस टाइम पे? देखिए, अप्रोच ये हो कि इंटीग्रिटी आपको इंश्योर करानी है, अकाउंटेबिलिटी आपको इंश्योर करानी है, ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लेके चीज़ें हो, साथ में आपको अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा फुलफ़िल करना है। तो आपको इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, और साथ में इंटीग्रिटी के साथ सच्चाई को लेके आपको साथ में चलना है, ऑनेस्टी आपको नहीं भूलनी है, और इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये है कुछ कहानी इस केस स्टडी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी के बारे में, जो कहती है कंपनसेशन टू बस ड्राइवर्स फैमिली हु डाइड इन कॉरल एंड फिजिकल वायलेंस स्टार्टेड बाय हिम। ये 2022 की केस स्टडी है दोस्तों। इस केस स्टडी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका समझिए इम्पार्शियलिटी तरीके से भेदभाव ना करेंगे, एम्पैथी, अब ये सब चीज़ें आप समझते हैं ना कि हम आपको अपनी जगह लेके समझें, या हम खुद को आपकी जगह लेके समझेंगे खुद को, तो हमें समझ में आएगा कि कैसा फील होगा, ये एम्पैथी में आएगी चीज़। रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, कंसाइंस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, एक अंतरात्मा भी तो आपको बताती है ना क्या सही है क्या गलत है, और पब्लिक सर्विस। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। एथिकल डिलेमा की बात करें तो एक चॉइस है कि आपको अपने इमोशंस को दबाना है ना, ये सिंपैथी या एम्पैथी को ध्यान में रखना है, रूल ऑफ लॉ को, प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कंपनसेशन, है ना, कि क्या मॉडल रहेगा, फिर बाद में फ्यूचर में कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी कि मतलब हम समझ रहे हैं इम्पार्शियल होकर चीज़ों को, और पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें बहुत सारी गफलतें हैं आपके दिमाग में। अब थोड़ा सा समझिए कि इसका प्रीमाइस क्या है, आपको बताते हैं। देखिए कि केस स्टडी जो है वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन देने की बात हो रही है ड्राइवर की फैमिली को, जो ड्राइवर मर गया है। और ड्राइवर मरा भी क्यों? क्योंकि उसी ने लड़ाई शुरू करी थी।
तो अब बात क्या है कि ड्राइवर की फैमिली को लेके थोड़ा दुख है कि इसमें भाई इनकी फैमिली की क्या ही गलती है, ये बेचारे क्या करेंगे अब फ्यूचर में। तो इनको लेके जो आपके मन में एक सॉफ्ट चीज़ आ रही है, एक तरफ तो ये हो गई क्योंकि यही ड्राइवर कमाता था अपनी फैमिली को लेके, और दूसरी तरफ ये है कि अब फ्यूचर में कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। इस तरीके से अगर कोई लड़ेगा, कोई और मरेगा, तो कैसे फ्यूचर में हम पैसा देके कंपनसेशन करेंगे। तो ये एक चीज़ लेकर निकाल के आता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड और प्रेशर जो यूनियन लीडर्स क्रिएट करेंगे स्ट्राइक करके, डेडलॉक करके जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो एक प्रीमाइस है। आप समझते हैं थोड़ा अप्रोच क्या रहेगी इसकी। देखिए केस स्टडी कहती है कि आपको एक चॉइस रखनी है अपैथी के बीच में, ठीक है, कि आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं हावी होने देना, ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में। ये कहती है कि आप यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं उस मरे हुए बस ड्राइवर की फैमिली की, उसको तो एक तरफ रखिए एंड जो है इसे आप झुकना आपको यूनियन या जो फ्यूचर कंपनसेशन को लेके, अब ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड कोई आप रूल बना दोगे, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को रखना है। डिसीजन ऐसा आपको करना है कि उसमें रूल ऑफ लॉ भी आए, फैमिली जो बस ड्राइवर की है उसके इंटरेस्ट, जो पब्लिक के इंटरेस्ट हैं वो सब भी आए, तो जो भी अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू स्ट्राइक, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रख के ही आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी है शट डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। दोस्तों ये 2022 का है जो है केस स्टडी। देखिए हुआ क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कुछ इन्वॉल्व है जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसके अलावा लॉज एंड रूल्स एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, और इसके अलावा फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस। तो अब इसमें एथिकल डिलेमास की अगर हम बात करें तो ये आता है कि इन्वायरमेंट पहले है, इन्वायरमेंट उसके ऑपोजिट में डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। राइट्स ऑफ अनप्रिविलेज्ड, ना ऐसे लोग हैं बेचारे, उनके हकों के कंपैरिजन में यहाँ वर्सेस देखें तो उसके ऑपोजिट में खड़ी है प्रोफेशनल ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन सबको देखना है, यही है एथिकल डिलेमा। और आइए समझते हैं अब इसका प्रीमाइस थोड़ा सा। देखिए केस स्टडी जो है वो है अबाउट इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ एन ऑफिसर। देखो ये जो केस स्टडी है आपको हिंदी में समझाते हो, ये इस बात को लेके है कि एक ऑफिसर का डिसीजन जो होता है, जो एक अपने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से लेता है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो क्या असर डालता है, ठीक है ना। अब वो डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन ले रहा है इन्वायरमेंट को बचाने को लेके, लोकल जो पब्लिक है उनकी हेल्थ को लेके कि भैया इंडस्ट्री जो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के साथ नहीं चलती हैं उनके द्वारा रिलीज़ करे गए टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक गैसेस से आम जनता को जो भी नुकसान पहुंचता है, तो ये सारा डिसीजन जो है वो ऑफिसर का है, और उस ऑफिसर के डिसीजन से काफ़ी लोग इसके अंदर जो है वो सफ़र करेंगे या जो है वो सही होंगे। तो ये मेंशन करता है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को कि भैया एक तरफ तो इस हिसाब से ये रूल्स दिए गए, इसी हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को चलना है, तो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस एक तरफ, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर मानो ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगी। मान लीजिए इंडस्ट्री नहीं फॉलो कर रही, आपने कुछ ऐसा करा, इंडस्ट्री क्लोज हो गई, तो क्लोज करने पे नुकसान ये है कि वहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स की नौकरी चली गई, फाइनेंशियल लॉस हुआ इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो गई क्योंकि इंडस्ट्री ने जो है वो बनाए नहीं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ। तो ये तो हो गया इसका प्रीमाइस जो मैंने आपको एक सेकेंड बताया। अब इसके बाद अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब गफलत आपके दिमाग में जब आती है ना, डिलेमा आता है ना, डिफ़िकल्टीज़ को लेके ऑफिसर जो फेस करता है डिसीजन को लेने में कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब आपने कोविड टाइम पे देखा होगा सब कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इन्वायरमेंट ठीक होने लगा। तो ये डेवलपमेंट की कॉस्ट पे इन्वायरमेंट होता है, लेकिन तब भी हम लोग बहुत हद तक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे लोकल पब्लिक को पोल्यूशन की वजह से दिक्कत ना हो। तो डिसीजन ऐसा हो कि बैलेंस रहे रूल ऑफ लॉ के बीच में, अकाउंटेबिलिटी टू जनरल पब्लिक के बीच में, एज वेल एज प्रोटेक्शन हमें इंटरेस्ट का रखना है लोगों का जो इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन आप ऐसे कर लो कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ जो इस इशू को सॉल्व करे, फेज वाइज सॉल्व करे, फेज वाइज मैनर में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, और इंडस्ट्री की यूनिट भी ना क्लोज हो और जो है प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी उसको भी प्रोवाइड करी जाए कि भैया उनकी भी सुनी जाए। ऐसा कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। केस स्टडी कहती है, थोड़ी सी लंबी है, गौर से समझिएगा।
कि सुनील एक यंग सिविल सर्वेंट है, काफ़ी रिप्यूटेड है, इज्जतदार है अपने काम के लिए, जो बढ़िया तरीके से वो डील करता है सैंड माइनिंग माफियाज के साथ में, जो काम करते हैं सपोर्ट के साथ में लोकल फंक्शनरीज के और वहाँ वही मजबूत जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ में, who in turn were driving selected to a tribal land had to keep them under fear and intimidation. Even his office employees have developed close unholy nexus with them. अब बात क्या है कि जहाँ पैसा वहाँ पे सब लोग, तो क्या है कि यहाँ पे अब बात यहाँ प्रीमाइस समझिएगा कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो ट्राइबल डोमिनेटेड है, वहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और बदनाम है वो जगह क्योंकि वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग होती है। सैंड को निकालते हैं रिवर बेड से, इससे क्या होता है कि रिवर का पहली चीज़ तो बहुत नुकसान होते हैं ना, रिवर अपना कोर्स बदल देती है, बाढ़ें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका क्या, ये सैंड भरते हैं ट्रकों में और उसको बेच देते हैं, ब्लैक मार्केट कर देते हैं। उसके अलावा जो मजबूत आदमी है वहाँ के ट्राइबल मुसलमान जो हैं, इनको इन्वॉल्व करा गया है प्रमोट करने में माइनिंग को, एंड सपोर्ट इनको कौन दे रहा है, इसी सुनील का ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी दे रहे हैं, इनके भी बढ़िया पैसा खा रहे हैं। तो ये हो गई है बात। इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है, इलीगल सैंड माइनिंग का इश्यूज़ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। उसके अलावा देखें तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सैंड को रिवर बेल्ट से निकाल रहे हो, एक्सकवेट कर रहे हो, ट्राइबल मसलमैन हैं, ट्राइबल्स हैं, डर में है ना, फियर में है, ऑफिस एम्प्लॉयज़ का साथ में तालमेल बना है, नेक्सस है, काउंटर ऑफेंसिव एक्शन हो रहे हैं, खतरा है फैमिली को लेके, अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो फैमिली को डर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व है ये भी समझ लीजिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिलेंटलेसनेस, मतलब मर्सीलेसनेस, आपको कोई जो है वो नहीं है, आपको मर्सी नहीं है, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस थ्रू नॉलेज एंड प्रैक्टिस, कॉम्पिटेंस, अब करेज, ठीक है, आप कितना भयभीत होते हो, कितना आप निडरता से काम करते हो, क्या आपके अंदर प्रॉपर जो है वो दृढ़ निश्चय है करने का चीज़ों को, डिटर्मिनेशन, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व है। अब आप स्टेक होल्डर समझिए, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व हैं समझते हैं हम यहाँ पे। देखिए सुनील खुद होगा एक, ठीक है, एक अच्छा भली भांति बढ़िया सिविल सर्वेंट, और वो सच्चाई से काम करने वाला एक डेडिकेटेड और ऑनेस्ट पर्सन है। दूसरे नंबर पे इस पे कौन आ रहा है, सैंड माफियाज है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर आप ट्राइबल मुसलमान देखोगे, लोकल ट्राइबल कम्युनिटी देखोगे। चौथे नंबर पे इसके अंदर सुनील की फैमिली है, उसमें उसकी बीवी है, उसकी माँ है। फिर लोकल फंक्शनरीज, जैसे कि बताया मैंने, मिले हुए हैं सब, एम्प्लॉयज़ उसके ऑफिस के हो गए, जनरल पब्लिक हो गई, कंट्री हो गई, और उनकी हमारा देश हो गया और देश की वैल्यूज़ हो गई। ठीक, अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो मेन एग्ज़ाम ये कहता है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसको ध्यान में रख के आपको चलना है। पहला ऑप्शन तो यही हो गया कि रेड ख़त्म कर दो, अपने खुद को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, और देखो कि किसी तरीके से बढ़िया यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, अपनी दुम यहाँ से निकाल के भाग जाओ। दूसरा ये ऑप्शन कहता है कि अपने रेड करते रहो माफियाज के अगेंस्ट, अपनी सच्चाई की राह पे चलो। अब देखो सेकंड ऑप्शन तो बेस्ट है, इसे ये काम करना चाहिए, रेड करना चाहिए, इन्वायरमेंट बचेगा, पब्लिक लॉस ऑफ रिसोर्स, और ये अगर करेगा तो इससे जनता के साथ जस्टिस होगी उस रीजन में, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी से काम करेगा। और यहाँ पे इस बात को ये करने से पहले ये जनरल पब्लिक को, ट्राइबल लोगों को अवेयर भी कराए कि अगर जो आप अभी समझ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, इससे आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सीनियर ऑफिसर को बताए कि किस तरीके से सब मिले जुले हैं, सोशल और प्रिंट मीडिया का यूज़ करें ताकि दूर दराज की जनता तक यहाँ पे जो है आवाज़ उठ सके और लोगों तक पहुँच सके। उसके अलावा इसको भाई लोगों से लड़ना है, ट्राइबल मुसलमान है तो उसके लिए बैकअप फोर्स चाहिए, जैसे सीआरपीएफ वगैरह की, तो सिक्योरिटी इसकी और उसकी फैमिली के लिए बढ़िया रहेगी। धीमे धीमे लोकल ट्राइबल लोग वो उसको सपोर्ट करने लगेंगे, तो इस तरीके से ये माफिया कमज़ोर होंगे और सरेंडर कर देंगे। तो यहाँ पे तो गलत चीज़ के खिलाफ बहुत टाइम तक आवाज़ उठानी ही पड़ती है, तब काम बढ़िया बनता है। नेक्स्ट जो हमारा है केस स्टडी, वो कहती है कि वाइस प्रिंसिपल एक कॉलेज के हैं और केस है यहाँ पे चीटिंग का एग्जामिनेशन के टाइम पे। अब बात क्या है, इनको अपना प्रमोशन चाहिए क्योंकि प्रमोशन उनके हाथ में है जिनके बच्चों को पकड़ा गया है इस चीटिंग में। ये दोस्तों ये केस जो है वो 2021 का है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं उसके अंदर आप पाएंगे ऑनेस्टी, इसके अलावा इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, मोरालिटी और इम्पार्शलिटी। आइए इश्यूज़ समझते हैं क्या क्या इन्वॉल्व है। इश्यूज़ के अंदर है आपकी मोरालिटी का टेस्ट, आप सच्चाई की राह पे चलते हैं, सही गलत को समझते हैं कि नहीं,
दूसरी बात, आपके प्रोफेशनल एथिक्स का टेस्ट है, आपके पर्सनल इंटीग्रिटी का टेस्ट है, और आप इम्पार्शियल कितने हैं, ठीक है, आप भेदभाव तो नहीं करते दो लोगों को, दो बच्चों के बीच में, इन चीज़ों का आपका टेस्ट होगा। आइए समझते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। देखिए केस आप समझ गए होंगे। एक गलत काम किया गया है कुछ बच्चों के द्वारा सीनियर लेक्चरर के साथ मिलके, जिन्हें पकड़ लिया गया फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा। आते हैं ना, आप देखते हैं फ्लाइंग स्क्वाड आता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उसमें वो बच्चे हैं जो उनके बच्चे हैं जो काफ़ी महान व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं उस शहर के, और एक तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और दूसरा लोकल पॉलिटिशियन है। अब प्रिंसिपल जो है, सिंस द प्रिंसिपल हैज़ बीन रिटायर्ड, और वाइस प्रिंसिपल कॉलेज का जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब केस को हैंडल करने की। तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है तो ये समझ लीजिएगा, DERS है, तो ध्यान मत दीजिएगा, PPT वाले ने गड़बड़ कर दिया है। स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व है उसमें जैसे मैंने बताया कि वाइस प्रिंसिपल के हाथ में केस है, तो वाइस प्रिंसिपल हो गए, सीनियर लेक्चरर हो गए, और 2 स्टूडेंट हो गए जो इन्वॉल्व हैं इस करप्ट एक्टिविटीज़ में। तीसरे नंबर पे फ्लाइंग स्क्वाड है जिसने पकड़ा है इनको रंगे हाथों। चौथे नंबर पे कॉलेज है जहाँ पे वहाँ तो पढ़ाई लिखाई होती है, प्लेस है ऐसा वैल्यूज़ का, एथिक्स का, पढ़ाई लिखाई का। और आम जनता, जनरल पब्लिक है, और कंट्री तो इन्वॉल्व है क्योंकि ऐसे तो केसेस पूरे देश में होते रह जाएंगे। आइए समझते हैं इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए, ठीक है। हालांकि कॉलेज का नाम खराब होगा, लेकिन इससे हो सकता है कि इसके चांसेस प्रमोशन के भी कम हो जाएं। लेकिन ये समझिए कि कॉलेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे सच गलत, सही गलत, वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सच्चाई की राह पे चलना, अपने आप को हमेशा सही रखना, ये सब सिखाया जाता है। तो ऐसा काम अगर करा जाएगा तो क्या होगा बच्चों पर, यही तो होगा कि भैया कल को वो भी गलत काम में पड़ने लग जाएंगे। तो ऑप्शन ऐसा लेना है कि सारे बच्चे जो सच्चे हैं वो भी आगे सच्चाई की राह पे चले, नहीं तो इस तरीके से वो तो दिक्कत में आएंगे, वो भी कहेंगे नहीं गलत काम से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसमें ये भी है कि आप एग्ज़ाम अनइंटरप्टेड चले, इसलिए प्रॉपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जो है इसके साथ साथ इससे क्रेडिबिलिटी कॉलेज की भी रहेगी कि हाँ देखो फेयर इंस्टीट्यूशन है। अगर वाइस प्रिंसिपल ने एकदम सही करा, गलत लोगों को पकड़वा दिया, तो थोड़ा बहुत नाम ज़रूर शुरू में ख़राब होगा, लेकिन बाद में वो कॉलेज बहुत ऊपर तक जाएगा। तो ऐसा करना आवश्यक है। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करें। केस स्टडी है एग्जाम्पल ऑफ करप्शन एंड पब्लिक वर्क्स। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हैंडल कर रहा है एक ऐसे केस को जिसके अंदर रिस्क है लोगों की लाइफ का, अंडर अदर प्रेशर्स ऑफ हिज सीनियर, ठीक है, अपने सीनियर के प्रेशर में काम कर रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर में काम कर रहा है, कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा इसको लेके। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं स्टेक होल्डर्स में? प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, एक फ्लाईओवर बन रहा है ना, उसके लिए काम हो रहा है ये। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरा कि चीफ इंजीनियर है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। जनरल पब्लिक है जिनकी लाइफ खतरों में है अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो जाती है तो। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, ठीक। वैल्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है? इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, अपराइटनेस है, इश्यूज इन्वॉल्व है, नेग्लिजेंस है, करप्शन है, और लालच है, दैट इज़ ग्रीड है। क्या अप्रोच होनी चाहिए प्यारे साथियों? अप्रोच तो देखिए ये होनी चाहिए कि जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो अगर खतरे वाला है, डेंजरस है, ठीक है, और ये आज नहीं तो कल गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा लोगों की ज़िंदगी को, इसके अलावा पब्लिक रिसोर्सेज को। तो कोई भी अगर गलती करी जाती है इससे लोग या रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म में लॉस होता है तो ये गलत है, ठीक है। अगर ये गिर गया इनॉग्रेशन टाइम पे तो इससे तो नाम बहुत ख़राब होगा पॉलिटिकल जो है लीडर है उनका भी, स्टेट के। इसलिए इस सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि सच रहो, कहो भाई तुरंत जो भी क्रैक हुआ है उसको तुरंत देखो, इनॉग्रेशन को रोक दो कुछ वक्त के लिए, सपोर्ट लो लोगों का, और सीएम खुद भी सपोर्ट लें, सिविल सोसाइटी का लो, दूसरे प्रेशर ग्रुप्स का लो, साथ में इसको मटेरियल ऐसा यूज़ करो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज में कि भाई
जो है मतलब ऑल्सो आप ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसके लिए सबको बताओ कि क्या आखिरकार मटेरियल यूज़ हुआ है। चीफ मिनिस्टर को बताओ, लोगों को बताओ कि मटेरियल नहीं सही है। और भाई लोगों की जान जाने से अच्छा है ना कि उसको रोक ही दिया जाए, पैसे ही तो जाएगा, एटलीस्ट जान, नाम और बदनाम, इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की केस स्टडी की। केस स्टडी कहता है कि रोल ऑफ अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इन पब्लिक हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रोल की बात कर रहे हैं एक पब्लिक हॉस्पिटल में। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना वायरस चल रहा था। बहुत सारे लोग जो है वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आए चले जा रहे थे और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स और अदर फैसिलिटीज़ लिमिटेड होने की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी। आइए समझते हैं इसमें क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी। दोस्तों पहली तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है अकाउंटेबिलिटी, फिर है ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा डिसिप्लिन और सेफ्टी। ये कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इसमें आप पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स को एक पाएंगे, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं और वहाँ का मेडिकल स्टाफ है। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं दोस्तों जो सारे के सारे उस पूरी पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर, जैसे कि पैंडमिक आ रखा है, बहुत आउटब्रेक है पैंडमिक का, कुछ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, दूसरी फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, हॉस्पिटल में बेडों की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, हॉस्पिटल का स्टाफ कमी है, और जहाँ पे हम यहाँ पे इनको जलाएंगे या कोई मर गया तो उसकी भाई जो है आखिरी सब जो है करेंगे दाह संस्कार, तो क्रीमेटोरियम की कमी है। अप्रोच क्या होनी चाहिए उस टाइम पे थोड़ा समझते हैं। ये तो हम लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस करा अपनी आंखों से। देखिए कुछ क्राइटेरिया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो करना चाहिए क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को यहाँ पर रखने के लिए जो कोविड पेशेंट को अटेंड करेंगे। देखिए प्रॉपर प्रोटोकॉल हो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर, जैसे मास्क लोग पहने, फेस शील्ड पहने, पीपी किट वगैरह पहने। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ करा जाना चाहिए सब पहना के कि वो सब ये सब पहन के ही पेशेंट को जो है वो अटेंड करें, वरना उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। दूसरा, जो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं उनकी मतलब बेस्ट टू बेस्ट तरीके से केयर करनी चाहिए। तीसरा, कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग में प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ करे हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के द्वारा, ताकि वायरस और जगह ना फैले। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्री मार्केट एड दी जाए किसी भी क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टाफ को या उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन उनको पकड़ लेता है, क्योंकि वही ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि आप सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड करिए हॉस्पिटल के साथ में, ऐसा एक प्रपोजल लेकर आए जिससे मेडिकल इंसेंटिव्स दिए जाएं फ्रंट लाइन वर्कर्स को। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिक्लेयर करे एक अच्छा मनी से सपोर्ट दिया जाए बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स के। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वो बेचारे जो ड्यूटी दे रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर्स पे भी अटैक होता है, दूसरे मेडिकल स्टाफ पे भी अटैक हुआ कोविड के पैंडमिक में, तो स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन लिया जाना चाहिए किसी उसके अगेंस्ट जो हॉस्पिटल स्टाफ की डिग्निटी को जो है वो डाउन करता है। देखिए ना, कुछ लोग आके भड़कने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ पेड लीव दी जाए स्टाफ को जिनके पास प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ वगैरह की, क्योंकि वायरस अगर उनको एक बार पकड़ लिया तो फिर तो समझिए वो तो चल बसेंगे, क्या फ़ायदा। तो सेम डिसीजन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फॉलो करा जाए जैसे कि जो है सरकारी हॉस्पिटल में फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट केस स्टडी को दोस्तों समझते हैं। तो बात क्या है कि एक रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट की कंपनी है, उसके अनएथिकल कंडक्ट हुआ है टुवर्ड्स द प्रॉफिट मेकिंग। आइए थोड़ा समझाते हैं इसमें क्या कहानी चल रही है दोस्तों। देखिए इसमें जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं वो ये हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा इंटीग्रिटी, फिर है सेफ्टी और लॉ के साथ जुड़ के चलना, अबाइडिंग ऑफ लॉ। क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं? तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रॉफिट मेकिंग, इसमें पर्सनल खुद का फ़ायदा मतलब पर्सनल गेंस वर्सेस जो ड्यूटी है आपकी कंट्री को लेके, जनरल और पब्लिक को लेके पर्टिकुलर। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ वर्सेस कॉरपोरेट प्रॉफिट, उसके अलावा कॉरपोरेट एथिक्स वर्सेस पर्सनल गेन, इसके अलावा राइट टू ट्रेड वर्सेस अनएथिकल प्रैक्टिसेस, साथ में कॉमन गुड वर्सेस बिजनेस इंटरेस्ट,
और लास्ट में पर्सनल गेन वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आइए थोड़ा समझते हैं चीज़ें क्या चल रही है। फूड कंपनी ऐसे सामान को बेच रही है जो हेल्थ स्टैंडर्ड को देश के हमारे मीट नहीं करते हैं। इसके अलावा ये रिजेक्ट हुए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को भी बेच रही है इसी डोमेस्टिक मार्केट में। क्या अप्रोच होनी चाहिए साथियों? अप्रोच में कंपनी देखिए इंडिया पे बेस्ड है ना, तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़िया होगी, है ना, और टू एटलीस्ट सेम कंपनी विच इज़ बेस्ड इन इंडिया शुड हैव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरली कि भाई एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, एक अच्छा सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो आप बाहर भेज रहे हो। भैया अगर आप एक्सपोर्ट बढ़िया चीज़ कर रहे हो तो आप उसी क्वालिटी को ही हमारे देश के अंदर ही बेचोगे ना। यहाँ पे कोई गाय बैल तो रहती नहीं है, पैसे देख के खा रही है। बट दूसरी तरफ ये रिजेक्टेड और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को अगर दे रही है तो ऐसे प्रोडक्ट को अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, है ना। लेकिन ये क्या कर रही है कि ऐसी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को, रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोवाइड कर रही है और अप्रूवल भी ले रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कंपनी के अगेंस्ट, उसको हैवी फाइन लगाना चाहिए। लोग जो इन्वॉल्व है इसके अंदर उनको भी जो है वो दंड कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी नॉर्म्स को वायलेट कर रही है जो उसके प्रॉस्पेक्ट्स में लिखे हुए हैं, जिस बेसिस पे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल मिला है। तो अगर वो नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही है तो भैया इसको जो है दंड देना चाहिए। इसके अलावा ये क्राइम है किसी भी सरकार को यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ करना, है ना, उसके ट्रू फैक्ट्स को बचाना फ्रॉम डिमेटेड प्रॉमिस। भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चल रहे हो अगर तो सरकारी अथॉरिटी के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो तुम तो गड़बड़ कर रहे हो ना। हाँ, तो ये क्राइम हुआ। और आप जिस हिसाब से आपने कहा है, जो आपने वादे किए थे जनरल पब्लिक से, आप उस हिसाब से भी नहीं चल रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट में कुछ गड़बड़ सड़बड़ बेच रहे हो, तो ये क्राइम है, पब्लिक के साथ भी आप कर रहे हो। और ये जो है वो आएगा क्राइम अंडर फूड अडल्ट्रेशन, फूड की मिलावट होती ना, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत, क्योंकि कंपनी जो है वो सैम्पल टेस्ट में फेल हो गई है। अब इसमें तो भैया देखो मिलावट है ही है, तो कंपनी उसका डीज लाइसेंस हो सकता है, लाइसेंस छीना जा सकता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो ये काफ़ी वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स टू गुड्स एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड राइट टू हेल्थ ऑफ पब्लिक, जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, हमारे संविधान के राइट टू लाइफ के अंदर आता है ना चीज़ें। तो ये हो गई कुछ केस स्टडीज़। बहुत लंबा चैप्टर करने कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको और बताएंगे। उसके अलावा हमारे फेसबुक वगैरह के सारे पेजेस के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जो है वो वहाँ से फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।